नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन न्यूज इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज हरियाणा का चुनाव खत्म हो गया, पोलिंग खत्म हो चुकी है और एग्जिट पोल्स के नतीजे आ गए हैं दोनों राज्यों के, जम्मू कश्मीर और हरियाणा। जो एक तस्वीर आपको दिख रही है, मोटा मोटा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी कि जो रिपब्लिक मैट्रिक्स ने जो सर्वे किया है हरियाणा के लिए, उसमें बीजेपी को 18 से 24 सीटें दी हैं, कांग्रेस को 55 से 62, जेजेपी को 3 सीटें, आईएनएलडी 3 से 6। आम आदमी पार्टी का खाता खुला नहीं है और अन्य के खाते में 2 to 5 यानी कि 2 से 5 सीटें हैं। और सी वोटर की अगर हम बात करें तो सी वोटर ने जम्मू कश्मीर में बीजेपी को 27 से 32 सीटें दी हैं, कांग्रेस को 40 से 48, पीडीपी 6 से 12 और अन्य के खाते में 6 से 11 सीटें हैं। उसी तरफ एक और मैं आपको आंकड़ा दिखाती हूँ, वो है दैनिक भास्कर का। दैनिक भास्कर का अगर आप फिगर देखेंगे हरियाणा के लिए, तो बीजेपी को 19 से 29 सीट, कांग्रेस को 44 से 55, 44 से 54, जेजेपी 1, आईएनएलडी 1 से 5, आम आदमी पार्टी को 1 सीट और अन्य के खाते में 14 से 16 सीटें आ रही हैं। और इसी तरीके से अलग अलग जो नंबर्स आए हैं, तो एक मोटी तस्वीर ये है कि ऐसा लगता है फिलहाल कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनेगी और जम्मू और कश्मीर में भी शायद इंडिया अलायंस सरकार बना ले। तो इस समय की जो एग्जिट पोल्स की बड़ी तस्वीर है वो क्या कुछ कह रही है, आप हमारे स्क्रीन पर मेहमान हमारे सारे देख सकते हैं। बलराज अग्रवाल, जिनकी खुद की एक सर्वेक्षण एजेंसी है। बलराज जी, आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इंद्रजीत सिंह, हरियाणा के बड़े किसान नेता है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इंद्रजीत जी, आपका स्वागत है। नादिर अली, जम्मू कश्मीर से जुड़ रहे हैं, सेंटर फॉर पीस एंड डेवलपमेंट से, थैंक यू सो मच नादिर। पुनीत निकोलस यादव, द फेडरल के सीनियर एडिटर हैं और अभी अच्छा खासा उन्होंने दौरा किया है जम्मू कश्मीर का और हरियाणा में भी काफी ट्रैवल किया है। पुनीत, आपका स्वागत है। और सिद्धार्थ, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट है, थैंक यू सो मच सिद्धार्थ फॉर ज्वाइनिंग। और आज की चर्चा में इंद्रजीत जी से शुरू करूंगी कि इंद्रजीत जी, जो एग्जिट पोल्स के फिगर आ रहे हैं हरियाणा के संदर्भ में, क्या वो आपको उतने लग रहे हैं या आपको लग रहा है कि नहीं, बीजेपी की सीटें और कम होंगी और उसकी कांग्रेस की ज्यादा सीटें आ सकती हैं? जी देखो, मैं सभी साथियों को नमस्कार करता हूं और हमारे विद्वान साथी यहाँ पर बैठे हैं, सर्वेक्षण करने वाले भी साथी बैठे हैं। उनसे मैं बिल्कुल क्षमा याचना करते हुए ये कहना चाहता हूं कि एग्जिट पोल कोई साइंटिफिक मेथोडोलॉजी पे बेस्ड नहीं होते। एक बात, फिर भी खैर चलो कोई बात नहीं, लोगों का 2 दिन मतलब मनोरंजन करवाना है, उनका टाइम पास करवाने में कोई हर्ज भी नहीं है और इसी बहाने कुछ न कुछ बहस होती रहे। पर मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता कि आपकी उसको मैं चैलेंज कर दूं। लेकिन पिछले पार्लियामेंट के इलेक्शंस में जो नतीजे आए थे उसमें लगभग सभी, मैं हर एक को नहीं कहता, परंतु आज तक किसी ने भी ना तो अपनी आत्मालोचना की, ना ये कहा कि हम जनता को भ्रमित करने में काफी क्षमता रखते हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए जो जनतंत्र के अंदर। अगर आपकी मेथोडोलॉजी रॉन्ग थी, अगर आपका सैंपल सर्वे पर्याप्त नहीं था, आपके मिसलीडिंग रिजल्ट आए, 30 लाख करोड़ रुपए मतलब लोगों को चपत लगवाई प्रधानमंत्री के कहने से, तो इस किसी का फायदा नहीं हुआ, लोकतंत्र का भी नुकसान हुआ इससे। लेकिन आपके नतीजे अच्छे निकले इसकी मैं जरूर कामना करता हूं। हम अभी से क्यों कहें कि भाई आपके नतीजे बिल्कुल गलत निकलने वाले हैं, लेकिन जो निष्कर्ष निकल के आ रहे हैं उसमें इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी जो है वो कन्विंसिंगली डिफीट होने जा रही। एक बात। नंबर 2, कांग्रेस जो मेन अपोजिशन पार्टी है वो कंफर्टेबली वहां सरकार बनाने जा रही है। और इसमें नई बात अगर है तो एग्जिट पोल से भी जो दिखाई दे रही है कि भाजपा के लिए तिकड़म करने की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी इस बार। जो पिछली बार बच गई थी, उनको 40 सीट मिल गई, तो 10 सीटों का उन्होंने बाय डिफॉल्ट एक अनैतिक अलायंस जो है वो कर लिया था। उसकी वजह से उनकी गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो गई और लोगों को एक तरह से मतलब जनमत का अपहरण था वो, इन वन वे। मतलब एनीवे तो जो भी है, लेकिन बीजेपी भी कोई बहुत बड़ा दावा नहीं कर, वो ये तो कह रहे तीसरी बार हमारी सरकार बनेगी, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे ये दर्शा रहे, कोई भी ये नहीं कह रहा कि वो जीत के नजदीक है। कम ज्यादा का जरूर वो कुछ ना कुछ कह रहे हैं। लेकिन अब तो देखिए नीलू जी,
जो लोगों का पोल है वो मशीनों में बंद हो चुका है और 8 तारीख को ही वो खुलेगा। लेकिन मैं इससे बिल्कुल इनकार नहीं करता कि कुछ जगहों पे टफ कंटेस्ट है और कांग्रेस के पक्ष में जो हवा बनी है वो इसलिए बनी है कि लोग जो हैं वो कुल मिलाकर बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जिसको कहते हैं, और ये जनता लड़ रही थी वास्तव में बीजेपी के अगेंस्ट। और दूसरी बात ये है कि इनके कई सारे मंत्री हारेंगे। मुझे ये भी कोई सरप्राइज नहीं होगा अगर मुख्यमंत्री भी हार जाएं। और पिछली बार भी इनके जो प्रदेश अध्यक्ष थे और जो बड़े मिनिस्टर थे सबसे ज्यादा वोटों के मार्जिन से वो आ रहे थे। 70 हजार के मार्जिन थे डिफीट के पिछली बार। तो उसके बाद तो एंटी इनकम्बेंसी अकुमुलेट हुई है, इकट्ठी हुई है। बेरोजगारी का भी प्रभाव है, महंगाई का प्रभाव है, भ्रष्टाचार भी। इन्होंने पीटा सबको है, किसानों को पीटा, इन्होंने स्कीम वर्कर महिलाओं को पीटा, चुने हुए सरपंचों को पीटा। शुरू में ही कह दिया बेईमान है ये, इसलिए इनसे हम पावर यानी इलेक्शन। उसके बाद बार बार उनके ऊपर लाठी चार्ज और वो कर्मचारियों को पीटा जो ओपीएस की मांग कर रहे थे। तो किसान का तो 750 किसान शहीद हुए। मैं कहता हूं अगर बीजेपी की सरकार हरियाणा में नहीं होती तो मोदी गवर्नमेंट को झुकाना आसान हो जाता। वो 3 काले कानून बिल्कुल निरंकुश ढंग से इम्पोज किए गए थे और वो 13 महीने उस काम में लगे और अभी भी इनकम्प्लीट है बहुत सारी चीजें। तो देखते हैं अब किस तरीके का उसमें से वो निकलेगा। परंतु हमारे जो पोलस्टर्स हैं, एग्जिट पोल ऑर्गेनाइज करने वाले साथी हैं, मतलब चलो उनकी एक अपनी कोई फिलॉसफी हो सकती है। मेरे आज तक ये समझ में मैंने आज तक कोई एग्जिट पोल का बूथ नहीं देखा। कोई तो होता होगा कहीं ना कहीं। एग्जिट पोल का मतलब ये है कि जब आदमी बाहर निकलता है तो उससे वो डलवाएंगे वोट। आई एम येट टू सी एनी सच पोलिंग बूथ फॉर द पर्पज ऑफ एग्जिट पोल। तो बट चलो अच्छी बात है, एक उसके ऊपर बातचीत हो रही है तो वो सभी के सभी बीजेपी को हरा रहे हैं, इसमें कोई ठीक है। बलराज जी अब आपके पास आती हूँ। अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने किसी एक प्लेटफॉर्म पर आपके साथ और सर्वेक्षण एजेंसी का जो सर्वे आया तो हम लोगों ने इस पर बातचीत की थी। क्या लग रहा है आपको कि जो हरियाणा के फिगर्स जो ऑन एन एवरेज सबके अगर आप पोल्स देखें तो 18 से 20 सीटें बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही हैं, क्या वाकई में इतनी सीट आ रही है या जो आप कह रहे थे कि बीजेपी का बिल्कुल सफाया लग रहा है वो चीज प्रूव होने जा रही है? इतनी सीट्स आ रही हैं, कांग्रेस 60 प्लस हो सकती है। हाँ, और बीजेपी जो नंबर्स हमने दिए थे उससे भी नीचे स्लाइड हो सकती है जी। ओके, आपका नंबर, आपका आंकड़ा नहीं, बीजेपी को कितना दिया था? हमने 20 प्लस माइनस 2 दिया था जी। 20 प्लस माइनस 2, तो वही तो सारा कुछ फिगर्स वैसे ही कुछ जो एग्जिट पोल्स में है उसी तरीके का फिगर वैसी ही आ रही हैं, लगभग वैसी ही फिगर्स आ रही हैं। ओके, ठीक है। मैं लेकिन पुनीत के पास आती हूँ कि पुनीत आपने ट्रैवल भी किया है। लोगों के अंदर भी यही चर्चा है जी नीलू जी, लोगों में भी यही अनुमान है, आम चर्चा जो भाई साहब कह रहे हैं अभी यही चर्चा है। लोगों में भी एस्टिमेट दे रहे हैं, रफ एस्टिमेट। हाँ, अगर रफ एस्टिमेट भी यही है तो इसका मतलब एग्जिट पोल्स ठीक ठाक फिगर्स देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पुनीत जो बात हरियाणा के संदर्भ में नहीं समझ में आ रही है कि इतनी बड़ी सत्ता विरोधी लहर, एंटी इनकम्बेंसी जो दिख रही है, इतना रिजेंटमेंट जो ग्राउंड पर दिख रहा है, लेकिन अगर उसके बावजूद बीजेपी को 18 से 20 सीटें मिल रही हैं तो फिर इसको क्या कहेंगे? ये तो फिर बीजेपी का बहुत खराब परफॉर्मेंस तो हम नहीं बोल सकते। नहीं देखिए नीलू, अब ये तो नजरिए की बात है कि आप इसको बहुत खराब मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। देखिए मेरा ये मानना है कि हर पार्टी का और बीजेपी का भी अपना एक कोर वोटर होता है। अब वो कोर वोटर तो उनको वोट दे ही रहा है ना, वो शायद नहीं जाएगा इधर उधर। मतलब और खासतौर से जो बीजेपी के जो कोर वोटर्स हैं उनमें एक चीज आप देखिएगा कि अगर वो पार्टी से बहुत ज्यादा नाराज हैं तो वो एक बार ये तो कर देंगे कि शायद घर बैठ जाएंगे, वोट डालने नहीं जाएंगे, लेकिन वो किसी और को वोट डालने ये बहुत कम देखने को मिलता है बीजेपी के जो कोर वोटर्स हैं उनके मामले में।
ये हम दूसरी पार्टीज में जरूर देखते हैं कि साहब कांग्रेस का कोर वोटर जाकर के किसी भी पार्टी को वोट दे देता है अगर वो पार्टी से नाराज है या कैंडिडेट से नाराज है। लेकिन कांग्रेस बीजेपी का जो कोर वोटर है वो एक बार घर बैठ जाएगा, लेकिन वोट बीजेपी के अगेंस्ट जाकर के बहुत कम ऐसा होता है कि वो वोट डालता है। दूसरा, कई कैंडिडेट्स हैं जिनके अपने वोट बेस भी होता है, जो अपने आप भी नेता हैं, वो अपना वोट संभाल लेते हैं चाहे पार्टी का वोट खिसक जाए। ठीक है, मतलब स्टेट लेवल पर पार्टी के खिलाफ भी अगर कोई एक आंधी चल रही हो, उसके बावजूद वो अपनी सीट निकाल लेते हैं क्योंकि उनका अपना एक बेस है। तो इनमें कुछ कैंडिडेट्स उस तरह के भी होंगे भाई जिनका अपना, अब जैसे आप देखिए अनिल विज कैंडिडेट हैं कैंटोनमेंट से, अंबाले कैंटोनमेंट से, उनका अपना भी एक वोट बेस है। अब वो, मैं नहीं कह रहा कि वो जीतेंगे या हारेंगे, पर उनकी अपनी साख है उस सीट पे, अपना एक वर्चस्व है, तो वो वोट उनको मिल जाएगा। तो उस तरीके से 18 से 20 या 20, 22, 23 सीटें भी अगर होती हैं तो मैं ये नहीं कहता कि भाई बहुत विपरीत परिस्थितियों में भी देखिए कितना अच्छा प्रदर्शन किया। उसमें फैक्टर्स कई हैं। और तीसरा फैक्टर जो हम लोग डिस्कस नहीं करते आमतौर पर, वो ये है कि इसमें कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी जीत के आएंगे जिनको जितवाने की मेहनत सिर्फ बीजेपी ने नहीं करी है, कांग्रेस ने भी करी है। उन कॉन्स्टिट्युएंसीज में कांग्रेस के पास ऐसे कैंडिडेट थे जिनको अगर टिकट दिया जाता तो वो सीट शायद निकाल लेते या कम से कम बहुत कड़ी टक्कर देते। लेकिन कांग्रेस ने उन सीटों पे कैंडिडेट नहीं दिए। अब वो क्यों नहीं दिए, इसका जवाब कांग्रेस पार्टी दे सकती है। और ऐसे कुछ कैंडिडेट्स हैं, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता उन कैंडिडेट्स का या उन कॉन्स्टिट्युएंसीज के बारे में, पर ऐसे कैंडिडेट्स हैं और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। नादिर, अब मैं आपके पास आती हूँ जम्मू कश्मीर के संदर्भ में बात करने के लिए कि जम्मू कश्मीर की तस्वीर क्या लग रही है। क्या आपको लग रहा है कि ये जो फिगर्स आए हैं एग्जिट पोल्स के, इससे क्या साफ है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर इंडिया अलायंस की सरकार बनाएंगे जम्मू कश्मीर में? अनम्यूट कर लीजिएगा नादिर, आप म्यूटेड हैं। सॉरी, नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया। नीलू जी, देखिए जहां तक एग्जिट पोल्स की बात है, अगर आप सी वोटर्स का देखिए, कश्मीर की आपने यहाँ के जर्नलिस्ट के एग्जिट पोल देखिए जो जिन्होंने अपनी तरीके से सर्वे की, तो ये सीधे ही लग रहा है कि जो सरकार होगी वो सरकार होगी इंडिया अलायंस की, एनसी कांग्रेस की। इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक बात जो मैं बार-बार कहता हूँ कि इंडिया अलायंस इस वक्त मिलके कांग्रेस और एनसी लड़ रही है। लेकिन इस इंडिया अलायंस का एक और भी पार्टनर है पीडीपी, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। वो भी उन्होंने ओपनली कहा है वी आर पार्ट ऑफ इंडिया अलायंस। उसके साथ-साथ भी जो रिसेंटली यहाँ पे इंडिया टुडे ने कॉन्क्लेव किया था वैली में, श्रीनगर में, तो वहाँ पे जो पहले यहाँ हुआ करते थे बीजेपी के एलाई सजाद गनी लोन पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन, उन्होंने कहा कि मैं अपोजिशन में बैठूंगा लेकिन बीजेपी के साथ कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे एक्सपेरिमेंट बीजेपी कर रहा है पर्टिकुलरली दिस टाइम, ये पोस्ट डेटेड चेक है डिजास्टर्स फॉर कश्मीर। ये उसके शब्द है, ये मेरे नहीं है, उसके शब्द है। तो उसने ये भी कहा कि मेरी प्रेफरेंस होगी सेक्युलर पार्टी। अब आप खुद देखिए सेक्युलर पार्टी कौन है, ठीक है? तो वो इंडिया अलायंस ही है। तो वो अगर कुछ ऐसा ऊपर नीचे हुआ, ही विल आल्सो सपोर्ट इंडिया अलायंस। लेकिन मेरा ये मानना है, खुद की जाती राय है, कि इंडिया अलायंस, एनसी कांग्रेस, सीपीआईएम, पैंथर्स पार्टी, हकीम यासीन, ये आंकड़े मेजॉरिटी के ले जाएगी इजीली। नहीं, लेकिन एक सवाल जो आपसे भी करना है कि बीजेपी को अगर आप देखें तो बीजेपी के जो आंकड़े हैं जम्मू कश्मीर के, वो 22 से 24 सीटें ऑन एन एवरेज उनको मिल रही है। तो ये सीट्स क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इतनी सीट्स? और कारण ये है कि बीजेपी जम्मू में इतना खराब नहीं करती हुई नजर आ रही है, तो उसका कारण क्या है? कि क्या कांग्रेस वहां पर अपने आप को रिवाइव नहीं कर पाई? कांग्रेस ने क्या जम्मू पर फोकस नहीं किया? उसका कारण आपको क्या लग रहा है? देखिए, उसके 2-3 कारण है। सबसे एक चीज़ ये है कि जैसे पुनीत जी ने भी कहा, जैसे हरियाणा में उनका अपना कोर वोट बैंक है, ऐसे जम्मू में भी उनका कोर वोट बैंक है बीजेपी का। जम्मू में इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें आप उस चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। लेकिन हाँ, जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस को एक केक वॉक था फर्स्ट फेज से पहले हफ्ते। आपको मालूम होगा, हम एक शो में थे, वहाँ पे जम्मू के एक रेनाउंड जर्नलिस्ट काज़मी साहब थे। उसने कहा कि मुश्किल से इनको 15 सीटें भी मिल सकती है।
बीजेपी को। इनकी ऐसी हालत है कि ये कोई खुदा की बनाई हुई पार्टी नहीं है, ये लोग भी झूठ बोलते हैं। देखिए, इसमें बात ये है कि जो एक तो फैक्टर्स है, वो यही है कि इनने पूरा फ़ोकस जम्मू में श्रीनगर में दिया। राहुल गांधी को ब्रीफ किया कि आप ज़्यादातर श्रीनगर आ जाओ। श्रीनगर में उन्होंने 3 जगहों पे रैली की। जम्मू में एक ही रैली, एक ही जगह पे वो गए। प्रियंका जी फिर एक जगह गई। एक दूसरी यहाँ मैनेजमेंट इनकी स्ट्रैटेजी उनकी उतनी ठीक नहीं रही। किस तरह काउंटर करना है, कैसे करना है। हाँ, एंगर है लोगों में, गुस्सा है लोगों में। अगर ये कांग्रेस को ज़्यादा सीटें आ जाती है, उसका रीज़न यही है कि जो रोल मॉडल बन चुका है यूथ का राहुल गांधी जी, उसका क्रेडिट उसी को जाता है। पार्टी का जो पार्टी को करना था, उतना उन्होंने किया नहीं जम्मू में। ठीक है। अब जो दोनों स्टेट्स की तस्वीर आ रही है, एक कंप्लीट पिक्चर, सिद्धार्थ, दोनों स्टेट्स को देखकर क्या कहेंगे? और अब मैं बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के संदर्भ में बात करना चाहती हूँ कि ये दोनों स्टेट्स के रिजल्ट्स के बाद आप दोनों की पोजीशन कैसे देखते हैं, सिद्धार्थ? जी नीलू जी, दोनों स्टेट में 90-90 सीट हैं, तो मतलब ये स्पष्ट है कि 45 सीट कम से कम आनी चाहिए, 46 सीट सरकार बनाने के लिए। तो जो आपका एग्जिट पोल का डाटा बता रहा है, वो बता रहा है कि हरियाणा में और जम्मू कश्मीर दोनों मिला के भाजपा को 45-46 सीट आ रही है। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि मोदी जी कहें कि हम दोनों को एक ही स्टेट बना देते हैं और मैंने मेजोरिटी ले ली क्योंकि दोनों में मिला के उनको 46 सीट आ रही है। मैं मजाक कर रहा था क्योंकि थोड़ा बहुत हास्य विनोद हो जाना चाहिए। हुआ यह है कि जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, तब से भारत में एक नया विमर्श खुल गया है। वो विमर्श ये है कि सत्ता की परिभाषा क्या हो। एक है भारत में भाजपा का इकोसिस्टम, जिसको कि पुनीत जी ने बताया भाजपा का कोर वोटर है। वो भाजपा का इकोसिस्टम के अनुसार सत्ता का मतलब होता है मुझे सजा देने का हक मिल गया। तो भाजपा जब भी पिछले 10 साल में सत्ता में आई है, तो कभी वो राहुल गांधी को सजा दे देती है, तो कभी किसानों को सजा दे देती है, तो कभी अरविंद केजरीवाल को सजा दे देती है, तो कभी महुआ मोइत्रा को सजा दे देती है, तो कभी तमिलनाडु में सजा दे देती है। अभी हाल फिलहाल में कर्नाटक में सिद्धरामैया को सजा देने की बात हो रही है। तो एक भाजपा का इकोसिस्टम है जो कहता है कि सत्ता का मतलब, सत्ता की परिभाषा ये है कि मैं सजा देने का हक है। और दूसरे तरफ भारत में एक गैर भाजपा का इकोसिस्टम है जिसका कहना है कि सत्ता का मतलब है हमें सेवा करने का मौका मिल रहा है, जनता को सेवा करने का मौका। तो मोटा मोटी आप लोकसभा चुनाव भी देखिए और अभी के जो चुनाव में आप जो संख्या बता रहे हैं कि अगर हरियाणा में भाजपा को 20 सीटों के आसपास और जम्मू कश्मीर में भी 20-25 सीटों के आसपास आ रही है, इसका मतलब भाजपा के पास करीब 30% वोट आने वाले हैं। वोट शेयर में उनका अगर बात करें तो 31% वोट आएगा। इसका मतलब यह है कि लोकसभा चुनाव भी 4-5 महीने पहले हुए थे, तब भी भाजपा को 32% वोट था। मतलब भारत में एक स्पष्ट विभाजन रेखा हो गई है। 31% लोग ऐसे हैं जो कि भाजपा के इकोसिस्टम में भाजपा का जो विमर्श है, भाजपा का जो कथानक है, भाजपा का जो नैरेटिव है कि मुझे सत्ता मिली है दूसरों को सजा देने के लिए, जिसने भी गलती की है मैं उसको सजा दूंगा। अब वो गलती सच में की है या भाजपा ने उनको एक राक्षस बना के खड़ा करके उसको सजा दे रही है, ये चर्चा का विषय अलग है। तो 30% भारत की जनता ऐसी है जो कि सत्ता को सजा की परिभाषा को मान रही है, लेकिन भारत में करीब-करीब 2/3 जनता ऐसी भी अब स्पष्ट रूप से हो गई है जो कि सत्ता को सजा नहीं मान रही है। वो कह रही है कि सरकार का मतलब तो होता है मुझे सेवा दोगे। जैसे कि मैं कोई भी फोन कंपनी में अगर डाटा खरीदता हूं तो मैं जब पैसा भरता हूं तो उसके बदले वो मुझे डाटा देगा ना, उसके बदले डाटा के साथ एक डंडा थोड़े मार सकता है वो मुझे। वो लोग उस चीज को मानते नहीं है। और यहाँ पर हमको एक चीज समझ में आनी है कि अगर कहीं पर भारत में, इन्होंने मुझसे पहले हरियाणा के विशेषज्ञ थे, उन्होंने ये कहा कि भाजपा इस बार इस तरह के चुनाव के नतीजे आने वाले हैं कि भाजपा को तिकड़म करने की कोई भी गुंजाइश नहीं रहेगी। तो संख्या ये बता रही है कि भाजपा को हरियाणा में तिकड़म करने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं रहेगी। लेकिन मैं ये मानता हूं, मेरा ये मानना है कि भाजपा अगर किसी भी तरह से बैसाखी पर आ जाती है, तो भाजपा के साथ एक बहुत बढ़िया मजेदार सिद्धांत है कि भाजपा जहां-जहां अल्पमत में होती है, वहां-वहां वो न्याय की मांग करती है, और जैसे ही वो बहुमत में आती है और तानाशाही और अन्याय करती है। एक बड़ा विरोधाभास है। जहां भी वो देखिएगा, भाजपा जहां पर भी अल्पमत में है ना, बहुत ज्यादा न्याय की बात करती है कि न्याय होना चाहिए, समानता होनी चाहिए, बराबरी होनी चाहिए। और जैसे ही वो कहीं पर भी बहुमत में आ जाती है, वो तुरंत तानाशाही करके अन्याय की बात करती है। तो भाजपा कहीं पर भी अगर बहुमत से नीचे है, और तो अगर वो बैसाखी पर है, तो इस सिद्धांत के अनुसार हमेशा भाजपा तानाशाही नहीं कर सकती, वो न्याय की बात करेगी। और समाज में कोई भी न्याय की बात करे
भाजपा करे या कोई और करे, समाज में समाज निर्माण होना ही चाहिए, न्याय आधारित समाज निर्माण होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अगर ये एग्जिट पोल सही है तो ये इस दिशा में जा रहा है जिस दिशा में भारत पिछले लोकसभा चुनाव में जा चुका है, उसी में अगली कड़ी है कि भाजपा को ये जनता के द्वारा, भारत की 2/3 जनता स्पष्ट रूप से संदेश दे रही है कि आप सत्ता की परिभाषा अपने दिमाग में सही कर लीजिए। सत्ता की परिभाषा, सत्ता का मतलब सजा देने का हक नहीं है, सत्ता का मतलब सेवा देना है। शायद इस क्या कहते हैं, कथानक की ओर, शायद इस विमर्श की ओर ये देश जा रहा है। जी पुनीत, अब आपके पास आती हूँ कि जो बात अभी सिद्धार्थ कह रहे थे, अगर उसी को थोड़ा आगे बढ़ाऊं कि पिछले सालों में जब बीजेपी जैसे कहीं हार जाती थी तो वो हार से सबक सीखती थी, फिर अपने आप को इम्प्रूव करती थी, इम्प्रोवाइज करती थी अपनी स्ट्रैटेजीज को। अब लेकिन ये दोनों चुनाव है, इसके तुरंत बाद नवंबर के महीने में महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव है। आपको क्या लगता है कि बीजेपी अपना आप को कितना रिवाइव कर पाएगी इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी, इन टर्म्स ऑफ पोजिशनिंग? क्या कर पाएगी, या फिर यहाँ से एक जो कांस्टेंट डिक्लाइन या जिसको पतन कहते हैं वो ही अब दिखेगा और बीजेपी के लिए ज्यादा होप नहीं बचा है, ज्यादा उम्मीद नहीं बची है रिवाइवल की? नीलू देखिए, मैं इस तरह की भविष्यवाणी तो नहीं करूंगा कि उनके लिए उम्मीद बिल्कुल खत्म हो चुकी है या मतलब उनका डाउनफॉल बिल्कुल तय है। देखिए, बीजेपी में या किसी भी पार्टी में आप एक अमूमन आप ये देखेंगे कि जब आपका एंकर है, जिसके इर्द गिर्द आपकी पार्टी घूम रही है, जो आपका पिवट है, वो जब तक बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में है तब तक पार्टी भी स्ट्रांग रहती है। जब कांग्रेस पार्टी के डोमिनेंस के टाइम पर आप देखिएगा तो उस वक्त ये था कि भाई गांधी परिवार के बरक्स हम किसी को भी नहीं देखते थे पॉलिटिकल स्फीयर में, और कांग्रेस बड़ी मजबूती से उस वक्त रहती थी। जैसे ही वहां एक कमजोरी आई और साथ साथ इलेक्टोरल कमजोरी भी रही, तो फिर कई साल लग गए कांग्रेस को उससे रिकवर करने में, और अब जाकर के उसमें थोड़ी बहुत एक रिकवरी आ रही है। तब जब हम दोबारा देख रहे हैं कि राहुल गांधी एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव की तरह उभर रहे हैं, बीजेपी में भी वही हाल है। देखिए, जब नरेंद्र मोदी 2014 से 2024 तक के जो 10 साल हैं और उसके पहले के भी 2-3 साल आप मान लीजिए, वो एक इस तरह की पॉलिटिकल शख्सियत हो गए थे कि जो सवाल पहले पूछा जाता था कि भाई अगर इंदिरा गांधी नहीं तो कौन, पंडित नेहरू नहीं तो कौन, तो उस तरह के सवाल मोदी को लेकर के हो गए कि भाई मोदी नहीं तो कौन। अब 10 साल में उन्होंने जो किया वो सब दोहराने की जरूरत नहीं है, पर उसका खामियाजा कहीं ना कहीं अब जो है बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है। और क्योंकि इलेक्टोरली लोकसभा में हमने देखा बीजेपी का क्या हुआ, और अब ऐसा तो है नहीं कि भाई जो पार्टी इतने बहुमत के साथ में और इस तरह का एक जो डिवाइसिव सोसाइटी बना दी गई है पिछले 10 सालों में, उसका जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, जो रेवोबरेशंस हैं, वो वक्त लगेगा खत्म होने में, पूरी तरह से रिवर्स होने में। तो थोड़ी बहुत बॉयंसी आपको बीजेपी में अब भी नजर आएगी, और अब उसमें कितना वो रिट्रीव, रिकवर, रिवाइव कर पाते हैं ये तो मैं नहीं कहना चाहता। लेकिन ये जरूर है कि देखिए, बीजेपी अनलाइक द कांग्रेस, बीजेपी में एक चीज है कि वो इलेक्टोरली ड्रिवन पार्टी है, और वो एक चुनाव हारती है या बल्कि जब चुनाव चल रहा होता है तब वो दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है, बशर्ते उनके पास एक उस तरह का नेतृत्व भी साथ में हो जो, और क्योंकि बीजेपी में तो डंडा चलाने की रीति रिवायत है, तो वो जो डंडा चलाते रहे, तो 10 साल तक मोदी जी ने चलाया तो पार्टी भी चलती रही 10 साल तक उस तरह से। अब मोदी जी वो डंडा कितनी मजबूती से चला पाएंगे या नहीं, इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि लोकसभा में नंबर नहीं है। बिल्कुल। तो और अभी ये भी नहीं पता कि अगला पार्टी प्रेसिडेंट कौन बनेगा। नड्डा जी वैसे ही आज हर तरफ से पिट रहे हैं, क्योंकि आप देखिएगा जितने कार्टून वार्टून है उसमें दिखा रहे हैं कि भाई नड्डा जी हार गए, तो पहले तो मोदी जी जीतते थे, अब नड्डा जी हार रहे हैं, तो वो उस तरह का माहौल है। तो लेकिन देखिए, महाराष्ट्र और झारखंड दोनों में जरूर बीजेपी की सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। झारखंड में मैं फिर भी कहूंगा कि झारखंड हमें
ये नहीं कहना चाहिए कि झारखंड का चुनाव बीजेपी के लिए मुश्किल है। झारखंड इज अ वेरी क्लोज फाइट एज ऑफ नाउ, और मुझे लगता है कि झारखंड में अगर बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटजी ठीक से बनाई और ठीक से चुनाव लड़ा तो अभी भी काफी ग्राउंड है जो बीजेपी रिकवर कर सकती है, और जेएमएम कांग्रेस का जो गठबंधन है उसको बहुत आसान नहीं होगा झारखंड रिटेन करना। महाराष्ट्र में क्योंकि वो इतना, जैसे उन्होंने हरियाणा की जमीन इतनी अपने लिए खराब कर ली थी कि वो जो अंग्रेजी में कहते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, तो महाराष्ट्र में आप उस पॉइंट तक पहुंच चुके हैं। अब वहां से आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा और बहुत सीमित समय के अंदर करना पड़ेगा वहां से रिवाइव करने के लिए। तो महाराष्ट्र जरूर बहुत मुश्किल है। झारखंड में फिर भी कहूंगा कि इतना मुश्किल चुनाव नहीं है जितना कि महाराष्ट्र है। मुश्किल जरूर है, पर जितना महाराष्ट्र या हरियाणा थे उतना मुश्किल चुनाव झारखंड का नहीं। अब मैं इंद्रजीत जी के पास आती अगर हूं। आप मेरे को हाँ, आप ही के पास आ अनुमति रही दें थी। तो 15, हाँ, मैं 15 सेकंड चाहिए जम्मू कश्मीर के बारे में। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आप एग्जिट पोल दिखा रहे हैं वो बहुत स्वाभाविक है ऐसा होना, और हरियाणा की तरह से जम्मू कश्मीर के लोग भी बीजेपी को दंडित कर रहे हैं। देखिए, बहुत बड़ी विश्वासघात किया गया है वहां स्टेटहुड खत्म करके। अरे ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और फारूक अब्दुल्ला थे जिन्होंने मर्ज किया इंडिया के साथ, और वो 370 वाला भी उसके अंदर एक क्लॉज था जो पुल का काम कर रहा था, और राजा हरि सिंह तो मर्ज करने को तैयार थे ही नहीं। तो अब तक वहां कम्युनल पोलराइजेशन कर करके बड़ा भारी देश का नुकसान किया है इन्होंने वहां पर। और अब ये जरूरत है इस बात की, जम्मू कश्मीर के इस एग्जिट पोल को डिकोड हम करके देखें तो बहुत बड़ा पेनलाइज किया है लोगों ने। और मुझे तो ये भी लगता है शायद जम्मू में और भी खराब नतीजे होंगे बीजेपी के लिए, शायद मतलब कांग्रेस की बेहतर स्थिति हो सकती। धन्यवाद। नहीं, मैं नादिर के पास ही आऊंगी। आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला, लेकिन नादिर, जो एग्जिट पोल्स बता रहे हैं ऐसा लग रहा है कि बीजेपी इतना खराब नहीं कर रही है जम्मू में। लेकिन सवाल ये है कि आज जम्मू कश्मीर पर जो भी एग्जिट पोल आया है उसकी बड़ी तस्वीर क्या है? क्या लोग बीजेपी को रिजेक्ट कर रहे हैं? क्या लोग बीजेपी को सही ठहरा रहे हैं कि नहीं भाई ठीक है, जो आप डिसीजंस लेते वो सही है? बिग पिक्चर क्या है आपके हिसाब से? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि आप सबसे पहले जो बीजेपी ने बाइफर्केशन की यहाँ पे पोस्ट अब्रोगेशन, अब ड्यूरिंग अब्रोगेशन, ठीक है, जो उन्होंने 5 अगस्त को एब्रोगेशन की, बाइफर्केशन की, ठीक है। आप लद्दाख जाइए, सोनम वांगचुक चलते चलते पहुंच रहा है दिल्ली। बुद्धिस्ट नाराज, वहां के लोग नाराज, मुसलमान नाराज, ठीक है। फिर आप यहाँ आ जाइए कश्मीर वैली में इनका कोई अकाउंट ही नहीं खुलने वाला है, बहुत ठीक है। पार्लियामेंट में इनके कोई कैंडिडेट ही नहीं थे उस वक्त। खुद होम मिनिस्टर ने कहा कि हमें पहले दिल जीतना है कश्मीरियों का। इतना होने के बाद फिर आप पहुंचिए जम्मू में, ठीक है। जम्मू में है इनकी कोर कॉन्स्टिट्यूंसी, इसमें कोई शक नहीं है। बट जो अब एग्जिट पोल दिखा रहा है, माइट बी कि ये उनको 20-25 तक आ जाए, ठीक है। लेकिन बात वही है कि उसमें थोड़ा बहुत कांग्रेसी गलती हुई थी। दैट डजंट मीन कि अगर कांग्रेस अच्छा काम करती तो ये ग्राफ डाउन हो जाता। दैट डजंट मीन कि अगर कांग्रेस ने अच्छा काम किया होता वहां पे तो उसके बाद ऐसा एग्जिट पोल आ जाता, तो हम कहते नहीं जी, जो है सो है, बीजेपी है वहां पे, कुछ होने वाला नहीं है, बीजेपी रहेगी वहां पे। फिर बात आप दूसरी बात देखिए आप, ठीक है। टेररिज्म वहीं पे है, जम्मू में बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। लद्दाख में आप देखिए कि चाइना वाले किस तरह घुस रहे हैं। यहाँ पे आप जम्मू कश्मीर में हालात, अनसर्टेनिटी देखिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ओवरऑल जहाँ तक इस एग्जिट पोल की पिक्चर सामने आ जाती है, वो ये आ जाती है कि वैली ने बीजेपी को रिजेक्ट किया, ठीक है। और होपफुली जम्मू का अच्छा खासा भी आ जाएगा। उम्मीद है कि वो वहां से भाजपा को भी एग्जिट दिखाए। हाँ, अगर कांग्रेस ने ज्यादा अच्छा काम किया होता तो वहां पे कांग्रेस को ज्यादा सीटें आ जाती। अब मैं लास्ट में आऊंगी बलराज जी आपके पास, क्योंकि आज थोड़े से एग्जिट पोल से भी रिलेटेड सवाल है। लेकिन सिद्धार्थ, अब जो बिग पिक्चर है, आपको लगता है कि क्या थोड़ा सा बस इर्द गिर्द इसी जो आज जो आंकड़ा आया है दोनों स्टेट्स का उसके आसपास ही होगा, या आप कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको एक्सपेक्ट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों के संदर्भ में? नहीं, मोटा मोटी आप अगर ऑनलाइन भी देखिए या टीवी चैनलों की भी बात कीजिए या इस तरह के जो बलराज जी बैठे हैं उनकी भी जो सर्वे है, तो मोटा मोटी ये सर्वे जो आ रहा है, जो एग्जिट पोल, चुनाव के नतीजे मोटा मोटी उसी दिशा में रहेंगे। और आप अगर फिर से देखिए तो ये चुनाव के नतीजे लोकसभा चुनाव के ही उसी कड़ी की अगली
उसी ट्रेन की अगला स्टेशन जैसा लग रहा है। होता यह है कि भाजपा ना हमेशा या तो प्राचीन भूतकाल की बात करती है। लोकसभा के समय में हमने 400 पार वाला नारा देखा था, वो बिल्कुल हाँ। इस बार एग्जिट पोल से मिसिंग है। हाँ, क्योंकि भाजपा को भी समझ में आ गया कि 400 पार तो नारा दे दिया, लेकिन अंत में आ गए 2 बैसाखियों के ऊपर, वो तो बहुत भारी पड़ गया ना। 400 पार, कहाँ 400 पार और कहाँ 2 बैसाखी, दोनों में बहुत अंतर आ गया। तो भाजपा को भी थोड़ा-सा, इंग्लिश में कहते हैं ना, रियलिटी चेक, स्मेल द कॉफी हो गया था। हुआ ये है कि भाजपा ना हमेशा या तो प्राचीन भूतकाल के बारे में बात करती है या तो सुनहरे भविष्य के बारे में बात करती है। आप देखिएगा भाजपा का कभी भी नैरेटिव देखिएगा ना, तो ये या तो वो भारत की प्राचीन संस्कृति में लेके चली जाती है, या तो कहती है कि 2047 में भविष्य काल में भारत ऐसा होगा। लेकिन समस्या यह है कि जनता तो आज वर्तमान में जी रही है, वो तो न तो भूतकाल में जीती है, न तो वो भविष्य काल में जीती है। तो भाजपा के और वर्तमान काल के बारे में भाजपा हमेशा मौन रहती है। तो हिंदी में एक कहावत है, भूखे भजन न होई गोपाला, ये लो कंठी ये लो माला। तो भाजपा की स्थिति वो हो गई है, जनता कह रही है कि आप जो कह रहे हैं वो सब तो ठीक है, लेकिन वो सब या तो भूतकाल की बात है या तो भविष्य काल की बात है। हम तो वर्तमान में जी रहे हैं, आप वर्तमान की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे पेट में भूख लगी हुई है और आप भजन की बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से यही एक अंतर आया है, और ये अंतर आने के कारण अब आगे भाजपा इस पर किस तरह से तय तमन्ना करेगी, वो अपना रोड मैप या अपना नैरेटिव कैसे बदलेगी, वो एक अलग बात है। लेकिन ये चुनाव तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव गया, उसी नतीजे की अगली कड़ी में लग रहा है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर जाएगा। और जैसे पुनीत भाई ने बताया, हो सकता है कि महाराष्ट्र भी उसी कड़ी की अगला स्टेशन हो। तो ये दिशा बिल्कुल, गति कुछ भी हो, दिशा बिल्कुल स्पष्ट हो गई। दिशा स्पष्ट हो गई है, लेकिन बलराज जी, जो एग्जिट पोल्स की दिशा है वो क्या अब और सीधी और सपाट होने वाली है? क्योंकि एग्जिट पोल्स जो बड़े बड़े क्लेम्स करते थे, अब कई लोग कहते थे कि बीजेपी करवाती है, चैनल्स अपने आप करते हैं, भाई उनको पैसे मिलते हैं इसलिए करते हैं। लेकिन इस बार के जो एग्जिट पोल्स हैं वो ज्यादा रियलिस्टिक हैं, स्टक टू द ग्राउंड है, और उनकी एक विश्वास, हो सकता है उन्होंने एक बात हम लोग अभी दूसरे चैनल पर भी कर रहे थे कि भाई एक विश्वसनीयता बनाने की बात है, जो अपनी जो खोई हुई साख थी उसको वापस लाना चाह रही है एग्जिट पोल कंपनीज। और एक ये भी था बड़ा टॉकिंग पॉइंट की जो प्रदीप जी थे एक्सिस माई इंडिया के, उन्होंने इंडिया टुडे ने उनको निकाल दिया, और अब वो एक ऑल्टरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ वो इस बार सर्वे कर रहे हैं। तो एग्जिट पोल्स जहां तक हैं, उसकी तस्वीर कैसे बदली है लोकसभा के चुनाव में और अभी के जो आए हैं, अभी के जो आंकड़े आए हैं, उसमें क्या आपको फर्क ज्यादा नजर आ रहा है, और इसके बाद की दिशा क्या होगी एग्जिट पोल्स की? मैडम, एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये सिर्फ एक जनरल आइडिया ही होता है, कोई भी इतना परफेक्ट नहीं कि हर कुछ प्रिडिक्ट कर पाए। चाहे प्रदीप जी हो, चाहे हम हो, चाहे कुछ भी हो, हम तो बहुत छोटे से हैं, उनका तो बहुत बड़ा लेवल था। लेकिन इसके लिए 100% प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, जस्ट ये एक आइडिया। लेकिन अब थोड़ा लोग ध्यान से करें कि अपनी विश्वसनीयता ना खो पाए, वो अपनी इस चीज को बरकरार रखने के लिए। तो अब इसलिए मुझे लगता है थोड़ा रियलिस्टिक होगा ये वाला जो एग्जिट पोल आया है, और नतीजे इसके आसपास रहने की ही संभावना है। और जो ये रिजल्ट आएंगे, इसका इफेक्ट महाराष्ट्र के चुनावों पे भी पड़ेगा। मुझे लगता नहीं है कि बीजेपी वहां पे 70 सीट्स भी क्रॉस कर पाएगी अगर 150 लड़ती है महाराष्ट्र में। चलिए, आपने तो जिस दिन हरियाणा और जम्मू कश्मीर के रिजल्ट्स आए, आपने महाराष्ट्र की तस्वीर बता दी है, और मुझे लग रहा है कि थोड़ा जल्दबाजी होगी क्योंकि अभी तो कैंपेन ना शुरू नहीं हुआ है, अभी चुनाव की तारीखें घोषित नहीं हुई है। आप कह रहे हैं 70 का आंकड़ा महाराष्ट्र में क्रॉस नहीं करेगी? मेरे को लगता नहीं जी ऐसा कुछ। तो आप लोग सर्वे करेंगे महाराष्ट्र भी हो सकता हूं। हाँ, नहीं, आप लोग महाराष्ट्र में सर्वे करेंगे सर? मैडम करेंगे, बिल्कुल करेंगे जी। ओके, चलिए, तो देखेंगे क्या कुछ होता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, काफी देर भी हो गई है। थैंक यू सो मच नादिर अली, सिद्धार्थ, पुनीत, बलराज जी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।